बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज आपको दो खबरें देंगे। अमेरिका के साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अहम डील्स हुई हैं। एक तो पाकिस्तान के F-16 होने जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा जदीद, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक, और अपग्रेड करने के लिए अमेरिकी महकमे की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। कितना अपग्रेड किया जाएगा, 2040 तक ये कितने नुकसानदेह हो सकते हैं अपने दुश्मनों के लिए, और इसमें क्या कुछ शामिल है इस अपग्रेडेशन में, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो बढ़ते ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बड़े नाकदीन थे, एतराज़ कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जाके वहाँ पे कुछ दुकान खोल ली और रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से कुछ मशहूरियाँ की गई हैं। ले फाइनली उसका नतीजा आ चुका है और नाकदीन के मुँह पर जन्नाटेदार थप्पड़। अमेरिकी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का एक बैंक है एक्जिम, इस बैंक की तरफ से $1.25 बिलियन की ग्रांट मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान की इमदाद करेगा रेयर अर्थ मिनरल्स को, जिसमें सोने, तांबे समेत बहुत से अहम मादनियात शामिल हैं। इनको ड्रिल किया जाएगा और सिर्फ इससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि 7 से 8 हज़ार नौकरियां भी यहाँ पे जनरेट होने जा रही हैं। तो रोज़गार के मौके भी बढ़ने जा रहे हैं। इस खित्ते की बेहतरी यानी कि बलूचिस्तान की फलाह बहबूद के लिए जो रेकुटिक मंसूबा है, अब ये नेक्स्ट फेज़ में दाखिल होने जा रहा है अमेरिका के इश्तिराक से। तो इससे जुड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। फिर और बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि वो अफगानिस्तान जो अब तक हटदर्मी पर बरकरार था, अब या तो ये हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब का दबाव है, या फिर पाकिस्तान की जो वार्निंग आई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुज़िश्ता रोज़ एक लास्ट वार्निंग दी गई थी। उन्होंने कहा था कि अगर अब भी तालिबान होश के नाखून नहीं लेते तो फिर उनका अंजाम बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। हम ये देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की तरफ से फाइनली और साथ में 1000 से ज़ायद अफ़गान उलमाए कराम की तरफ से एक फतवा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी करेगा, जो पाकिस्तान पर हमला करेगा, वो जहन्नुम का कुत्ता शुमार होगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा फतवा है, जिससे मुतल्लिक कुछ अहम डेवलपमेंट्स। और फिर अगर ऐसा नहीं होता, अगर अब भी दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है। वो भी आप तक पहुंचाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से क्या कहा गया, उलमाए कराम से मुलाकात के बाद क्या मैसेज दिया गया भारत को, क्या मैसेज दिया गया मुल्क के अंदर तकरीबकारों को, और क्या मैसेज दिया गया अफगान तालिबान को, इसका अहवाल। और आखिर में जाते जाते एक बड़ी खबर तो है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताएंगे कि चाइना और भारत के दरमियान, चाइना और इंडिया के दरमियान अगर जंग होती है नाजरीन, तो रशिया चाइना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा होता है, पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा होता है, इसकी एक बड़ी वजह है, और ये खुद भारतीय तज्जियाकार हैं, उनकी तरफ से ये राज अफशा किया गया है। एक नो लिमिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया और चाइना के दरमियान, जिसके तहत वो मुश्किल वक्त में या कोई भी अगर हमलावर होता है चाइना के ऊपर, तो चाइना और रशिया बिल्कुल एक साथ खड़े होंगे। ये उनकी तरफ से एक खबर भी दी गई है, एक वार्निंग भी दी गई है। जो छेड़खानी हम देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर दोनों ममालिक की फोर्सेस बड़े पैमाने पर इकट्ठी हो रही हैं, कोई बड़ी कार्रवाई का खदशा तो है, जो गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में हमने आपको बताया भी था इसका अहवाल। और आखिर में जाते जाते एक बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है, जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ ही लम्हों पहले आई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से ये दुश्मनों को, चाहे वो मुल्क के अंदर है, मुल्क के बाहर है, नॉन स्टेट एक्टर्स चाहे वो मुल्क के अंदर है, बाहर है, उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है। अपने ही साबिक DGISI को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए 14 साल कैद मुशक्कत सुनाई गई है जनरल फैज़ हमीद को, क्योंकि उनके ऊपर 4 बहुत ही अहम और संगीन चार्जेस थे। वो क्या चार्जेस थे जिनकी पादाश में उनको इस सज़ा का सामना करना पड़ेगा, और इस सज़ा का इतलाक होगा 11 दिसंबर 2025 से। क्या कुछ शामिल है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत ही अहम मालूमात हैं, बहुत ही ये ज़बरदस्त वीडियो है जिसके अंदर बहुत सी अहम मालूमात आप तक आज हमने पहुँचानी है। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कि अब वो F-16 जिसने बड़े अरसे तक नाको चने चबवाए हैं, नाक में दम किए रखा है भारतीय एयरफोर्स के, अब वो मजीद खतरनाक होने जा रहा है अमेरिका के इश्तिराक से। क्योंकि बड़े मिन्नतें तरले की हैं भारत ने, बड़ी कोशिशें की हैं कि शायद अमेरिका मान जाए, शायद किसी तरीके से F-16 को अपग्रेड ना किया जाए, शायद F-16 नाकारा हो जाए, क्योंकि उनके MiG-21 तो नाकारा हुए थे और आखिरी शिकार पाकिस्तान ने किया था। खैर उसके बाद भी तरबियती मशकों के अंदर कुछ मिक्स इनके गिरे हैं, क्योंकि ये तो इनके लिए मामूल की बात है। लेकिन पाकिस्तान के F-16 अब क्या बनने जा रहे हैं, जरा सुन लीजिए खबर क्या
क्या है? अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी है नाज़रीन, DSCA, जिसने पाकिस्तान के F-16 फाइटिंग फैल्कन बेड़े के लिए $686 मिलियन मालियत के मुजवजा अपग्रेड और सस्टेनमेंट पैकेज की बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी कांग्रेस को इतला दे दी है। क्या कुछ इसमें शामिल होगा ये भी आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक ये अपग्रेडेशन पाकिस्तान के ब्लॉक 52 और मिड लाइफ अपग्रेड MLU F-16 तैयारों को जदीद बनाएंगे, इनकी सेफ्टी बेहतर करेंगे और बेड़े को 2040 तक ऑपरेशनल रखने में मदद देंगे। यानी कि अब 2040 तक पाकिस्तान के F-16 होने जा रहे हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त जदीद तरीन तैयारे, जो कि भारतीय तैयारों को काबू करना तो उनके बाएं हाथ का खेल होगा। अच्छा नाज़रीन, इसमें क्या कुछ शामिल होगा ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। DSCA ने कांग्रेस को आगाह किया है कि अमेरिकी फिजाया पाकिस्तान को $686 मिलियन मालियत के दिफाई साजो सामान और सर्विसेज के अलावा लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस शामिल है, उसको जारी करना चाहती है। और नाज़रीन, इसमें इस मुजवजा फ़रोख्त में अमेरिका की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के अहदाफ की तकमील में मुआवन साबित होगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी के मामला जो हैं उन्हें काउंटर करने में भी मदद मिल सकेगी। पैकेज में $37 मिलियन के मेजर डिफेंस इक्विपमेंट शामिल हैं, MDE और $649 मिलियन के इजाफी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। 92 लिंक 16 टेक्निकल डाटा लिंक सिस्टम्स, जैम रेजिस्टेंस, मैदान जंग कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इसके अंदर शामिल होगा और साथ में मेजर डिफेंस इक्विपमेंट भी इसमें होगी। तो गैर MDE इजाफी आलात और सिस्टम्स में क्या कुछ शामिल होगा वो भी ज़रा सुन लीजिए। तो जो एविएशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी मालूमात बहुत ही दिलचस्प हैं। अच्छा, इसमें क्या कुछ शामिल होगा ज़रा सुन लीजिए। 6 MK82 इनर्ट 500 पाउंड बॉम्ब बॉडीज इसमें शामिल होंगी। तरबियती गैर गाइडेड हथियार होंगे। इंटीग्रेशन और रिलीज टेस्टिंग के लिए गैर MDE इजाफी आलात और सिस्टम इसमें शामिल हैं और क्रिप्टोग्राफिक मॉड्यूल्स इसमें होंगे। मिशन प्लानिंग टूल्स होंगे। ऑपरेशनल फ्लाइट प्रोग्राम की तरमीम, एवोनिक्स अपग्रेड्स और आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो इसमें यानी कि IFF सिस्टम्स होंगे। टेस्ट आलात भी होंगे और पब्लिकेशंस, सिम्युलेटर्स, महफूज कम्युनिकेशन सिस्टम्स और कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट इसमें शामिल होगी, जिसको अपग्रेड किया जाएगा और फिर ये 2040 तक अपने दुश्मनों के लिए बहुत ही भयानक ख्वाब साबित हो सकता है। तो DSCA ने यह भी कहा कि फरोख्त हमले के खत्ते के बुनियादी फौजी तवाज़ुन को मुतासिर नहीं करेगी। इन्होंने तसल्ली कराई है भारत को, भाई थोड़ा सा आप तसल्ली रखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान ये कर रहा है अपने दिफा को बेहतर करने के लिए और जो दहशतगर्दी के खिलाफ वो जंग लड़ रहा है उसके ऊपर काउंटर करने के लिए इकदाम हैं। लेकिन भारत की दाल गली नहीं है। भारत ने बहुत कोशिश की कि इस तरीके से ये अपग्रेडेशन ना हो, लेकिन फाइनली अब पाकिस्तान के F-16 भी उनके लिए मसाइल पैदा करने जा रहे हैं। एक और डील हुई है अमेरिका के साथ, अमेरिकी बैंक के साथ। वो क्या डील है? बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा है नाज़रीन। ये रेकोडेक प्रोजेक्ट है जिसके लिए $1.2 बिलियन की अमेरिकी माली मुआवनत की मंजूरी फाइनली दे दी गई है। खबर क्या सुनिए, इस इकदाम से बलूचिस्तान में 7500 नौकरियां पैदा होंगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की तरफ से यह खबर की तस्दीक की गई है, अनाउंसमेंट की गई है और साथ में नेटली बेकर की तरफ से क्या कहा गया जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि हाल ही में अमरीका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.25 अरब की जो नई माली मुआवनत है इसकी मंजूरी फाइनली दे दी है। इस माली मुआवनत का मकसद पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में रेकोडेक मंसूबे से अहम मादनियात की कानकुनी में मदद फराहम करना है। इसके नतीजे में अमेरिका में 6000 जबकि बलूचिस्तान में 7500 नौकरियां पैदा होंगी। क्या कुछ निकलेगा जरा सुन लीजिए। ट्रंप इंतजामिया ने इस तरह के मुआहिदों को अमरीकी सफारतकारी का महवर बताया है और इसमें बलूचिस्तान की ज़मीन में वाफिर मकदार में सबसे कीमती मादनियात पाए जाते हैं। इनमें बेशतर स्ट्रेटेजिक नौयत के मादनियात हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान का मादनियाती मरकज़ इसे करार दिया जा रहा है। 1970 की दहाई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान GSP ने रेकोडेक और सेंडेक में सोने और तांबे के ज़खायर की निशानदही की थी। तो सोना और तांबा तो एक चीज़ है, इसके अलावा भी बेशुमार मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनकी इस वक्त पूरी दुनिया को ज़रूरत है। पूरी दुनिया की मंडियां जो है इन प्रोडक्ट्स को, इन मादनियात को तलाश कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर बेशबहा मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ इस खित्ते को बल्कि पूरे पाकिस्तान को इससे बहुत ही, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड की क़यादत में इसे दोबारा से बहाल किया जा रहा है। सन 2022 के आखिर में एक नए मुआहिदे के तहत इस मनसूबे पर दोबारा काम शुरू हुआ, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत को 25%, विफाक को 25%
25% और कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड को 50% शेयर दिया गया। तो नाज़रीन, आज रेको डेक का सुर्ख पहाड़ी इलाका जो तवील अरसे से खामोश था, दोबारा खुदाई और सर्वे टीमों की सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा है कि रेको डेक मंसूबा दूसरे मरहले के मुकम्मल होने पर सालाना 4 लाख टन तांबे की पैदावार की सलाहियत रखता है। तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना ये जरखेज और कितना कीमती खिता है, या ये जो पूरा इसका रेडियस है कितना ज़्यादा मादनियात से भरा हुआ है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि रेको डेक की मादनियात की कानकुनी के लिए पहले मरहले में $5.5 अरब के तरक्याती अखराजात किए जाएंगे और फिर 2028 तक कान से 2 लाख टन कॉपर, तांबा, कंक्रीट और 2,50,000 आउंस सोने की सालाना पैदावार शुरू हो जाएगी। तो ये एक गेम चेंजर है। अब तक सिर्फ प्लान बन रहे थे, मुआहिदों पर दस्तखत हो रहे थे, लेकिन अब फाइनली गो हेड मिल गया है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब इस पे काम का आगाज बाकायदा होने जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन, और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। अब ये एक और धोखा है, एक और ट्रैप है। ये सऊदी अरब का दबाव है या फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो एक वार्निंग थी वो काम कर गई है। कुछ तो है बहरहाल कि 1000 से ज़्यादा उलमा कराम की तरफ से ये फतवा जारी किया जाना कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो वो जहन्नुम का कुत्ता शुमार होगा और उसका अंजाम जो है वो यकीनी तौर पे दोज़ख ही होगी। तो खबर क्या, जरा सुन लीजिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने के सिलसिले में मस्बत पेशरफ्त सामने आई है और काबुल में अफगान उलमा और मजहबी रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ, जिसमें अस्करियत पसंदी के लिए सरहद अबूर ना करने पर जोर दिया गया। और ज़राए तुलु न्यूज़ की तस्दीक है कि काबुल में होने वाले इस अहम इजलास में उलमा मशाइख का कहना था कि अपने हुकूक, इक़दार और शरई निज़ाम का दिफा हर फर्द पर फ़र्ज़ है। इजलास में इस्लामी अमारात से मुतालबा किया गया कि अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के रहबर के हुक्म की रोशनी में, यानी कि मुल्ला हैबतुल्लाह की रोशनी में जो हिदायत उन्होंने दी हैं, बैरून मुल्क अस्करी सरगर्मियों के लिए जाने की इजाज़त ना दी जाए, यानी कि पाकिस्तान समेत कहीं पर भी आपने कोई अस्करी सरगर्मियां नहीं करनी। इस इजलास में फैसले पर भी जोर दिया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और अगर कोई इस फैसले की खिलाफ वर्जी करे तो इस्लामी अमारात को इसके खिलाफ कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार है। साथ में काबुल में होने वाले इस इजलास में 1000 अफगान मजहबी रहनुमा और अमायदीन ने शिरकत की और इख्तिताम पर इन नुकात की बुनियाद पर एक बाज़ाब्ता एलामिया भी जारी किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से 12 अफगान तालिबान से अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना करने का मुतालबा किया गया, लेकिन अब तक टाल मटोल होती रही है। अब भी हम वेलकम करते हैं इस फतवे को, इस एग्रीमेंट को, इस एलामिया को, और अगर अब भी आप बाज नहीं आते तो जो अंजाम होगा दहशतगर्दों का वो मेरे ख्याल में किसी से ढका छुपा नहीं है। और आपके इल्म में इस्तंबुल में मुज़ाकरात हुए, दोहा में मुज़ाकरात हुए, ईरान ने ऑफर की, सऊदी अरब कोशिश करता रहा, गैर एलानिया खुफिया मुज़ाकरात वहाँ पर भी हुए, लेकिन नई दिल्ली से जो मुदाखलत होती रही, डायरेक्शन आती रही, उसकी वजह से अभी तक डेडलॉक बरकरार था, लिख के देने को तैयार नहीं थे। तो अब ये जो फतवा आया है जिसमें उलमा कराम ने भी इस मामले को टेकअप किया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, वरना ये जो सरहदें बंद होने से नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान इतना नहीं है जितना खुद अफगानियों का नुकसान हो रहा है, अफगान ताजरों का, अफगान अवाम का नुकसान हो रहा है। तो आप घाटे का सौदा ना करें, चंद डॉलर्स के वजह अपनी सलामती, खुद मुख्तारी, हमियत को, गैरत को आप दाव पर ना लगाएं। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी अपनी सलामती इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने तहिया कर लिया कि इस बार किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आगे बढ़ते नाज़रीन, कुछ और डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया जरा मुख्तसरन आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार, उन्होंने अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे संगीन खतरा करार दिया है और उन्होंने कहा कि आज अफगानिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्द गिरोह और उनके प्रॉक्सी अनासर के लिए महफूज पनागाह है। दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP और ETIM, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत मुतादिद दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन पर महफूज पनागाहों से फ़ायदा उठा रही हैं। और साथ में उन्होंने वार्निंग भी दिया कि यह सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी है, हमारी तवक्को है कि अफगान शहरी बावकार, मरहलावार और मुनज़्ज़म अंदाज में अपने वतन वापस लौटेंगे। अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उलमा मशाइख से मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने क्या मैसेज दिया, किसको दिया, सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है, दिफाई मुआहिदा तारीखी है और जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद फिलर्स ने वहाँ जगह ले ली है। ये बराह रास्त वो अफगानिस्तान को मैसेज दे रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं और मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें और इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। साथ में नाज़रीन एक तो अफगानिस्तान को बड़ा वाज़ेह मैसेज, भारत को बड़ा वाज़ेह मैसेज और आज जो फैसला आया है, जो कोर्ट मार्शल का फैसला सामने आया
है जिसमें साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ये दुश्मन के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अगर वो अपनी फ़ौज के, अपने एक अहम इदारे के अहम जर्नैल को नहीं छोड़ते तो फिर वो मुल्क की कोई सियासी जमात हो, मुल्क के अंदर कोई तखरीबकारी फैलाने वाला दहशतगर्द हो या कोई गैर मुल्की कुव्वत हो, वो छोड़ेंगे उसको भी नहीं, और उसको भी उसी तरह से इबरत का निशान बनाया जाएगा जिस तरह से अपने ही इदारे की एक काली भेड़ को उन्होंने ये सबक सिखाया है। और 14 साल की कैद मुशक्कत एक ऐसे DGISI को जो आर्मी चीफ बनने का ख्वाहिशमंद था या ताहयात कोई ऐसी वो मरात हासिल करना चाहता था जिससे वो सारे निज़ाम को तहबाला कर दे, लेकिन उस साजिश को, उस कोशिश को नाकाम बनाया गया। क्या क्या चार्जेस हैं ये आप तक पहुंचाने से पहले हम आपको बताते हैं कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक DGISI को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है और मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई है। जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 15 माह तक जारी रही है, यानी कि वो जो 15 माह थे वो इस सज़ा के अलावा हैं। तो साबिक DGISI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमली आर्मी एक्ट के अमल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत शुरू किया गया था और सज़ा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से होगा, यानी कि आज से ऑनवर्ड 14 साल की कैद बामुशक्कत। क्या क्या इल्ज़ाम थे ज़रा वो भी सुन लीजिए। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत का इल्ज़ाम था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम था और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने के अलावा सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल का भी उन पर इल्ज़ाम था। और जो उन्होंने जुल्म ज़्यादतियाँ की हैं, जो एक हाउसिंग सोसाइटी के घर पे रेड मारी, 400 तोला सोना वहाँ से बरामद हुआ जब कुछ और नहीं मिला, उनके 8-9 साल के बेटे की गर्दन के ऊपर, चेहरे के ऊपर पाँव रख के उनके जो ऑफिशल्स थे इदारे के उसकी तजलील करते रहे और फिर उन्हें केसेस का सामना करना पड़ता रहा, मजबूर करता रहा कि उस हाउसिंग सोसाइटी को बेचा जाए। ये तो एक केसेस है, ऐसे बेशुमार और ऐसे बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर हमले करवाए गए और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। फिर मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बन सकें, इदारे के अंदर बहुत सी छेड़खानियां की गई, लॉबिंग की गई। 9 मई का जो वाक़या है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जा रही। इमरान खान एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, एक पार्टी को लीड करते हैं और हालिया जनरल इंतखाबात थे 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के अंदर वो सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबरा थे जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। तो 9 मई का वाक़या हो या और जितनी भी साजिशें हों, अब उन सारी साजिशों का जवाब देने का वक्त आ चुका है। साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत का अब सामना करना पड़ेगा और कोर्ट मार्शल में उन्हें सज़ा सुना दी गई है। और ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है मुल्क के अंदर तकरीबकारों के लिए, मुल्क के बाहर तकरीबकारों के लिए, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इजराइल हो या कोई भी और ऐसी कुव्वत जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती या पाकिस्तान के वजूद को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखेगी तो उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। जिस तरह से सबक हमने 10 मई को सिखाया है, अपने से कई गुना बड़े, अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को, तो फिर ये सारे अनासर जो हैं इनकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। और आखिर में नाज़रीन जाते जाते आपको खबर देते हैं, अगर चाइना और भारत आमने सामने आते हैं जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि दोनों ममालिक की फोर्सेज उतर चुकी हैं, कोई बड़ा इस वक्त लगता है कि मार्का वहां पे होने जा रहा है, तो उस सूरत में रशिया चाइना के साथ खड़ा होगा। भारतीय तज्जियाकार क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। नो लिमिट एग्रीमेंट चीन और रशिया के बीच में है कि किसी भी एक देश पे विपदा आती है तो दूसरा देश जस्ट जो नो लिमिट एग्रीमेंट का पार्ट है वो अपनी हद से बाहर जाकर भी उसकी मदद करेगा। इसका मतलब बड़ा क्लियर हो गया कि जैसे अभी यूक्रेन का वार चल रहा है तो अब चाइना आउट ऑफ लिमिट जाकर रशिया की मदद कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स देता है, सेमीकंडक्टर देता है, मिसाइल बनाने का, बम बनाने का, बारूद बनाने का, क्या कहते हैं कि रॉ मटेरियल देता है, सब कुछ तो देता है उसको। इसलिए देता है कि उसका उसके साथ एग्रीमेंट है जी ने। और अभी पुतिन साहब वापस गए जब भारत से तो इमीडिएटली चाइना के साथ एक मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी उन्होंने, और ये मिलिट्री ड्रिल जो है वो नो लिमिट एग्रीमेंट के साए के नीचे हो रही है। व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं, भारत के साथ वादे करते हैं, लेकिन जाते सार ही वो चीन के साथ ड्रिल करते हैं। 2022 की बात है जब यूक्रेन पर रूस के हमले से कुछ वक्त पहले एक नो लिमिट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। अब ये नो लिमिट्स एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर भारत और चीन की जंग होती है तो ऑब्लिगेशन रशिया पे है, और वो ये है
कि वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम चीन का साथ देगा, वो भारत का साथ नहीं देगा। तो नाज़रीन, पुतिन भारत में आते हैं और जाते साथ ही चाइना के साथ ड्रिल्स करते हैं, और शायद यही वजह है कि पुतिन ने किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई, ना ही S-500 को हवाले करने के वाले से या देने के वाले से, S-400 की बैटरीज के बारे में, Su-57 को देने के बारे में। तो ये सारी वो तवक्कुआत थी, उम्मीदें थी, जिस पे भारत बड़े खुश थे कि अमेरिका से तो लाल झंडी हो गई, 50% टैरिफ भी लग गया, तो शायद हमारी एक बात बन जाए रशिया के साथ, तो रशिया भी चाइना के साथ खड़ा होगा। और अगर जितनी भी पंगेबाजियां हैं जो कि भारत इस वक्त एक मुखालफत मोल ले रहा है चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश हो या दीगर मामलात हो, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ बांग्लादेश भी तैयारी करके खड़ा है, तो भारत के लिए लगता है कि चारों तरफ से उसे घेरने का प्लान बनाया जा चुका है और उसकी दाल अब आने वाले वक्त में तो गलने वाली नहीं है। और भाजपा सरकार का भी लगता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।